हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, यानी कि एक और नई ऐसी क्लास में जहां पर आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, जिसका नाम है भैया मनी एंड क्रेडिट्स। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट आपके चैप्टर का नाम है। मनी क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्रेडिट क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही साथ वो चर्चा आपके साथ में करूँगा जो चर्चा एनसीईआरटी अपनी किताब के जरिए आप बच्चों के साथ करना चाहता है। उस चर्चा को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो बातचीत हम आपके साथ कर रहे होंगे मनी के ऊपर भी और क्रेडिट के ऊपर भी। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दूं। तो पैसा जब हमारे पास नहीं आया था, यानी बिफोर वी गॉट दिस मनी, तो हम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, यानी हम किस चीज़ को पैसे की तरीके से यूज़ कर रहे थे उसके बारे में जानेंगे। फिर आपको जब मनी आई तो किस तरीके से आई, पैसा किस तरीके से आया शुरुआत से। तो ये भैया गांधी जी नहीं बन गए ना नोट के ऊपर, तो इससे पहले क्या चल रहा था राजा महाराजाओं के टाइम पर, उसकी बात हम लोग करेंगे। फिर हम लोग आज की मॉडर्न करेंसी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग बैंक की तरफ रुख करेंगे, यानी बैंक की तरफ चलेंगे, जहाँ पर बैंक कहाँ से पैसा कमाता है, क्या करता है, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे क्रेडिट के ऊपर, और फिर क्रेडिट के अंदर हम लोग क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। क्रेडिट का सोर्स क्या क्या है, सेक्टर क्या क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल, क्या अच्छा है क्या खराब है, सब चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में जान रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 30 से 40 मिनट के बीच की क्लास भैया आपकी रहने वाली है, क्योंकि बहुत छोटी सी हमारी पास पीपीटी यानी बहुत छोटी सी क्लास आपके लिए बनाई गई है। 30 से 40 मिनट के अंदर आपकी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 15 मिनट के अंदर आपकी क्विक रिवीजन भी इसका हो जाएगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टार्ट करता हूँ आज की इस क्लास को। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहले किस तरीके से था इसके बारे में जानते हैं। तो आप देखते हैं कि मतलब जो पैसा है ये कहाँ कहाँ पर मतलब इस समय पर यूज़ हो रहा है एक्सचेंज के रूप में। तो जब आप किसी भी ग्रोसरी के सामान को खरीदने जाते हैं, तो आप जब उसे पैसे दे रहे होते हैं तब वो आपको आपका सामान दे रहा होता है, यानी आप ग्रोसरी की जगह पर देखते हैं कि ये एक एक्सचेंज का काम कर रहा है, यानी आप कुछ दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा कुछ आपको दे रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर्स, यानी बस पे जाओगे तो किराया लगेगा, उसके बाद फिर अगर टैक्सी पे बैठोगे, ऑटो पे बैठोगे, उसका भी किराया आपको लगने वाला है। तो जो किराए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो भी एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं। रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, बर्तन अगर नहीं मांजना चाहते हो तो पैसा देना पड़ेगा, तो रेस्टोरेंट में ऑर्डर जो देते हैं उसके लिए जो आप बिल पे करते हैं, तो रेस्टोरेंट ऑर्डर ही नहीं है इसका एक्सचेंज। रेस्टोरेंट में जो आप बिल पे कर कराते हैं वो बिल है क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और न केवल रेस्टोरेंट में, बल्कि जहाँ पर आप मान लीजिए बिजली का बिल पे कर रहे हैं, फ़ोन में रिचार्ज करा रहे हैं, तो यूटिलिटी यानी किसी भी चीज़ को जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो बिल पे कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप पैसे का यूज़ कर रहे हैं एक्सचेंज के लिए। और यहाँ तक कि अगर आपको कोई ज़्यादा दूर जाना है तो क्या रहे हैं, रेलवे का टिकट, ट्रेन का टिकट, एयरप्लेन का टिकट, ठीक है, तो आप सब चीज़ का जो टिकट लेते हैं यहाँ पर भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। यानी आप देखते हैं कि आपकी डेली लाइफ में सब जगह पर जो चीज़ यूज़ हो रही है उसका नाम है मनी। ठीक है, इसीलिए पढ़ लिख के पैसे कमा ले कुछ। मनी फैसिलिटेट एक्सचेंजेस अलाउइंग गुड्स एंड सर्विस टू बी ट्रेडेड एफिशिएंटली विदाउट नीडिंग अ डायरेक्ट बार्टर सिस्टम सच एज शू मैन्युफैक्चर सेलिंग शूड बाई वेट। आप कह रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ क्या था, यहाँ से देखिए, सच एज से, हाँ यहाँ पर, ठीक है। आप देखते हैं कि जब पैसा हमारे पास नहीं आया था तब हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या है भैया, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत होती है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत होती है, यानी दोनों तरीके से, यानी जिसको ख़रीदना है और जिसको बेचना है, दोनों को अगर दोनों की इच्छा जो है वो पूर्ति हो रही होगी, तभी पहले के ज़माने में आप खरीद सकते थे सामान। जैसे मान लीजिए कोई जूता बेचने वाला है, और किसी के पास जूते हैं कई सारे, और किसी के पास बहुत सारा गेहूं है, तो जब तक जूते वाले को गेहूं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक वो उसको जूता नहीं बेचेगा, और जब तक गेहूं वाले को जूते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक वो जूता खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो बार्टर सिस्टम होता था, यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जूते वाले को भैया गेहूँ चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वो अपना जूता बेचेगा, और जिसके पास गेहूँ है उसको जूते चाहिए, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो अपना गेहूँ बेचेगा। यानी जब तक दोनों साइड से ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक आपका ये सिस्टम लागू होने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था, जिसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आपको सब याद रख लेना है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जब तक नहीं चलेगा तब तक आपका सामान बिकने वाला नहीं है। अब इसके बाद इसमें बदलाव क्या है, यानी इसमें अच्छा क्या हुआ, तो बाद में क्या हुआ, मनी आ गई, पैसा आ गया है, और ये मनी क्या करने लगी, ये जो एक्सचेंज हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दी, उसको बहुत आसान बना दी,
ट्रेड करने के लिए, किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने के लिए। और इस मनी ने क्या कर दिया भैया, इस एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया, बहुत आसान बना दिया। ठीक है, अभी तक की सारी कहानी मैं क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि आज के समय में हम देखते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना है, आपको दुकान पे सामान खरीदना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना है, आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना है, फ़ोन का बिल, बिजली का बिल पे करना है और टिकट तक खरीदना है, सब में आपको एक चीज़ की ज़रूरत लगती है जिसका नाम है पैसा। अब आप देखते हैं कि पहले के समय में अगर कोई जूते वाला है और कोई गेहूं बेचने वाला है, जब तक दोनों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे के लिए, तब तक बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा। यानी तब तक सब लोग मतलब तब तक एक दूसरे को खरीदेंगे नहीं, यानी तब तक एक दूसरे का सामान कोई खरीदने वाला नहीं है, बार्टर सिस्टम का उपयोग ही नहीं रह जाएगा। तो पहले क्या था भैया, बार्टर सिस्टम बड़ा मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत एफिशिएंट करने के लिए, इस तरीके की ट्रेड को एफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या किया भैया, मनी को इंट्रोड्यूस किया, यानी पैसे को इंट्रोड्यूस किया। अब दोनों लोग पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आया भैया, ये ऐसे तो पैसा आ नहीं गया तुरंत गांधी जी बन के आ गए भैया, ये लो आ गई मेरी नोट, ये बन गया मैं गांधी जी, ये आ गई भैया साइन, ये लिख लिया मैंने 20 रुपये, है ना, बड़ा गिलास। तो 20 रुपये आपका डायरेक्ट तो आ नहीं गया। तो पहले बहुत सारी ऐसे करके मतलब डेवलप होते होते ऐसे तरीके से होते होते तब जाकर आपको ये पैसा मिला है जो आपके हाथों में है। मनी हैज़ ट्रांसिट फ्रॉम ग्रेन्स, कैटल्स एंड मेटेलिक कॉइन टू मॉडर्न करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट। आप देखते हैं कि आज के समय में जो मॉडर्न करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं या वो करेंसी जो कि बैंक में डिपॉजिटेड है, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल गई आपको। पहले के समय में आप देखते हैं कि लोग अपने अनाज को एज अ करेंसी यूज़ करते थे, लोग अपने कैटल्स को एज अ करेंसी, कैटल यानी जानवरों को एज अ करेंसी यूज़ करते थे। और बाद में जो कॉइन्स आए भी वहाँ पर मेटेलिक कॉइन आई, यानी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के, यानी हर राजा ने अपनी जितना वो अमीर था उसी हिसाब से उसने क्या किया, सिक्के बनवाए। कह रहे हैं कि आप शुरुआत के अर्ली फॉर्म से, यानी आप जब शुरुआत के समय में देखते हैं तो आप देखते हैं कि लोग जो थे वो अपने अनाज को, अपने जो उनके पालतू जीव थे और कुछ मेटेलिक कॉइन्स को यूज़ करते थे एज अ करेंसी। वो कॉइन्स कॉपर के, सिल्वर के और गोल्ड के हो सकते थे। फिर मैं बताऊं, जैसे राजा की औकात थी वैसा वो बनवाता था। लेकिन अभी के समय में क्या होने लगा भैया, तो अभी के समय में आप देखते हैं कि पेपर नोट्स आ गए, यानी कागज़ पे। वैसे सादा कागज़ मत समझना कि मैं अपनी कॉपी पे लिख दूंगा फ़ोटो बना के तो चल जाएगा। सादा कागज़ नहीं है, इसका कागज़ भाई बड़ा यूनिक होता है पेपर का। ठीक है, तो ये आज के समय की जो करेंसी है वो क्या हो गई भैया, वो पेपर के नोट्स के रूप में आने लगी है। और अगर आपको कॉइन्स की ज़रूरत है तो कुछ कॉइन्स के रूप में भी आने लगी है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि चाचा ने छाप दिया तो आप जाकर दुकान पर बेच आएंगे। ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होती है। जब तक गवर्नमेंट इसको ऑथराइज नहीं करेगी, इसको पूरा रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तब तक आप उसका कोई ज़रूरत नहीं है, यानी वो आपका काम नहीं देगा। ठीक है, वो पिक्चर में अलग बात है कि उसने बीड़ी पीकर नोट पे लिख दिया ये बाबू साहब का, जा दे दे तो वो पिक्चर में होता है भाई, यहाँ पर नहीं होगा। अब आप भारत में देखते हैं कि इस पैसे के लेन देन का काम किसका है भैया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारा काम करती है। ये जो नोट्स की करेंसी है, इसको कौन इशू करता है भैया, मतलब नोट्स की हो, कॉइन्स की हो, इसको कौन इशू करता है, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। और इसको भैया भारत की जो करेंसी है उसको किस में नापा जाता है भैया, रुपी, मतलब रुपीज़ में। जैसे डॉलर है, दिनार है, वैसे हमारे यहाँ रुपी है। बैंक डिपॉजिट ऑफर अ सेफ वे टू स्टोर एक्सेस कैश एंड अर्न इंटरेस्ट। अब आपके पास पैसे कमाए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं पेट भर कर। क्यों? हम सोच रहे हैं कि पैसा हम कुछ बचा ले जाएं। तो वैसे आपको, आपके लिए ही बनाया गया था कि आप कुछ, जो पैसा आप ने पूरा यूज़ किया, उसके बाद जो पैसा एक्सेस हो रहा है, यानी जो पैसा आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है, उसको अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपकी सेवा में बैंक को हाजिर किया गया था। ठीक है, अब आज के समय में हम लोग खाना नहीं खाएंगे लेकिन बैंक में फुल बैलेंस रहेगा, तो इसके लिए नहीं बनाया गया था। आपके कमाने से अगर कुछ चीज़ ज़्यादा बच जा रही है तब आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब जब आप क्या करते हैं, जब जब आप पैसे जमा करते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक आपको प्रॉमिस करता है भैया कि आप जमा करिए और जब भी आपका मन करेगा तब आप आकर इसको विड्रॉ कर लीजिएगा, तब आप आकर इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपकी डिमांड होगी, यानी जब भी आपको ज़रूरत होगी, हम आपको अनेबल कर देंगे कि आप क्या कर दें, आप इसको निकाल लें। और आप यहाँ पर देखते हैं कि चेक्स से भी ट्रांजेक्शन होने लगा है, यानी जब कैश का उतना ज़्यादा आदमी साथ में नहीं रखता तो आदमी को बैंक एक चेक बुक दे देता है। चेकबुक पैसे चेक्स कई सारे रहते हैं, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है वो चेक, यहाँ पर पीपीटी में नहीं दिया है, देना चाहिए था इनको। तो आपके एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से दाहिने पृष्ठ पर बीच में है
चेक्स के बारे में, जहाँ पर आप देखते हैं कि वो एक शॉप वो है ना जूते वाला, तो उसको चमड़े वाले को ट्रांजेक्शन देना रहता है, प्रेम कुमार को ऐसा करके देना रहता है ना। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि पूरा आपको दिखा रखा है किस तरीके से चेक होता है। तो उसी चेक को आप क्या करते हैं, यहाँ से आप इशू कर देते हैं कि आप अपनी चेक बुक पर उसका नाम लिख देंगे जिसको देना है, अपना साइन कर देंगे, जितने पैसे देने हैं वो सब लिख देंगे, और उसके बाद फिर आप उसको जाकर बैंक में जब जमा कर देंगे या फिर उस आदमी को दे देंगे जिसको आपको पैसे देने हैं, तो जब वो ले जाकर बैंक में दिखाएगा, भैया देगा उनको बैंक वालों को चेक कि भैया देखो हमको मान लो राहुल भैया ने, नहीं वहाँ पर प्रेम कुमार थे ना, तो क्या तो प्रेम कुमार जाएगा और कह देगा मान लो आप में से राहुल या रोहन किसी ने कि भैया रोहन ने हमको कहा है कि इसको दे दो आपको, और आप दे देंगे और फिर प्रेम कुमार को पैसे मिल जाते हैं। तो ये काम था चेक का। चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटेट डायरेक्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शंस टू बैंक। आप देखते हैं कि ये जो चेक्स हैं ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट हो जाती थी। आप उनको डायरेक्ट चेक दीजिए, आपको डायरेक्ट लाके पैसा देंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में पैसे डाले हैं जो उसको निकाल के लाएंगे फिर आपको देंगे, फिर आप जाके बैंक में डालेंगे। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि आप उनको चेक दिए, आपको चाहिए तो आप खुद ले लीजिए, या फिर आप कहें कि भैया इसको ये चेक में जिसने मेरे नाम किया है ना उसके अकाउंट से पैसे काट कर मेरे अकाउंट में कर दो। तो इसमें डायरेक्ट आपके अकाउंट से ही अकाउंट में पेमेंट हो जाती है, यानी पैसा आपको निकाल कर दोबारा से अपने अकाउंट में नहीं डालना पड़ता है, इसलिए चेक बहुत ज़रूरी है। डिमांड डिपॉजिट एंड करेंसी टुगेदर कंस्टिट्यूट अ मॉडर्न मनी। आप देखते हैं कि ये जो डिमांड डिपॉजिट है और डिमांड डिपॉजिट यानी जो आपका जब मन करे आप पैसे को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ये वाला मेथड, और जो आपके पास कैश करेंसी है, ये क्या करती हैं, ये साथ में मिलकर एक मॉडर्न मनी बनाती हैं, यानी एक बेहतरीन पैसा तैयार कर रही होती है। बैंक आर क्रूशियल इन मैनेजिंग डिमांड डिपॉजिट एंड फैसिलिटिंग चेक पेमेंट। चाहे वो चेक पेमेंट हो, चाहे आपका डिमांड डिपॉजिट हो यानी पैसा निकालना डालना हो, इस काम को मैनेज करने में बैंक बड़ा सातिराना दिमाग लगाता है, यानी जो बैंक है बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज कर पा रहा होता है। अब मैं आपका इसका दोनों स्लाइड दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ भैया। जैसे भरोसे पे दुनिया टिकी है वैसे रिवाइज पर आपकी सोशल साइंस टिकी है, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने ये देखा कि पहले के समय में लोग अपने अनाज को बेच देते थे, अपने कैटल्स को बेच देते थे, या फिर मेटेलिक कॉइन्स आ गए थे मॉडर्न कॉइन्स के रूप में। अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो लोग अपना अनाज बेच देते थे, अपने कैटल्स बेच देते थे, और जब राजा महाराजा आए तो उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से जितना पैसा उन्होंने लूट के कमाया था उस हिसाब से वो सोना चांदी या तांबे की क्या करते थे, सिक्के बनवाते थे। बाद में क्या हुआ, इन सिक्के जो थे ये भी रहे, और साथ ही साथ पेपर नोट्स आ गए, यानी कागज़ के नोट्स छपने लगे, और कॉइन्स भी आने लगे, लेकिन सबकी द्वारा बनाए गए पेपर नोट और कॉइन नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड ही करेंसी चलेगी। भारत के अंदर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट में ये कार्यभार कौन निभाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस काम को कर रहा होता है, जो कि लीगल टेंडर दे रहा होता है रुपी को, मतलब जो कि क्या कर रहा होता है, इस नोट को और कॉइन्स को भी ऑथराइज करता है, और हमारे यहाँ की नोट्स और कॉइन को रुपी कहा जाता है, रुपी वाला, ठीक है। बैंक डिपॉजिट ऑफ आर सेफ वे, ठीक है। आप देखते हैं कि अब आपके पास अगर कोई पैसा आपने इतना कमाया कि आपका पैसा हद से ज़्यादा हो गया, तो उस हद से ज़्यादा पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, तो आपकी सेवा के लिए बैंक भी इस मामले में हाजिर रहता है। अब आप देखते हैं कि बैंक आपको क्या कहता है, बैंक इस बात को इनेबल करता है, यानी बैंक आपको कहता है भैया आप हमारे पास पैसे डाल रहे हैं तो बिल्कुल दुखी मत होइए, आपका जब मन करेगा आपकी डिमांड के हिसाब से आप इसको जो आपका मन करे, तो आपका जब मन करे इसको डिपॉजिट करिए, जब मन करे आपका इसको निकाल दीजिए। इस मेथड को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। आपका जब मन करेगा तब पैसे को निकाल दीजिएगा, जब मन करेगा पैसे को डाल दीजिएगा बैंक के अंदर, ठीक है। इस बात को इनेबल करता है बैंक आपके लिए। लेकिन बाद में चेक्स की भी बात आने लगी, क्योंकि चेक जब आ गए तो इससे हुआ क्या कि आदमी को पैसे बार बार निकालने, यानी आदमी को पैसे बार बार निकाल के दूसरे को देने से अच्छा वो चेक का आ गया, यानी बैंक उसको चेक बुक दे देती है जिसमें वो देने वाले का नाम लिखकर अपनी साइन कर देता है, और उसके अकाउंट से ही दूसरे आदमी के अकाउंट में चला जाता है। तो बार बार पैसे निकालने और डालने का झंझट नहीं रहता है, अकाउंट से ही अकाउंट में पेमेंट हो जाती है। तो इस डायरेक्ट पेमेंट के कारण चेक जो है बहुत फेमस हो गया। हाँ, अब आप देखते हैं कि चाहे वो पैसा की लेन देन हो, डिमांड डिपॉजिट और चेक, इन दोनों ने, और जो करेंसी इन दोनों ने मिलकर क्या किया भैया, एक बहुत बेहतरीन मॉडर्न मनी तैयार कर रखी है। हाँ, और इस मॉडर्न मनी को मैनेज करने में, इस डिमांड डिपॉजिट को और चेक पेमेंट को मैनेज करने में बहुत बेहतरीन और क्रूशियल रोल निभा रहा होता है आपका बैंक, ठीक है। ये अभी तक हम देखते हैं, ये अभी तक हम जानते हैं आधी, हाँ भाई जो मैंने आपको कहा था आधे घंटे के अंदर आपकी क्लास ख़त्म होने वाली है। अब बात कर लेते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, यानी बैंक जो आपको लोन देता है क्या इतना बड़ा दाता दानी है,
कि बैंक आपको लोन देगा, है ना। लोन तो आपको देता ही है, लेकिन उसमें बैंक क्या दिमाग लगाता है, कहाँ से पैसा कमाता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कीपिंग अबाउट अब क्या हुआ है भैया, पहले 5% था, अब ये 15% हो गया है, ठीक है। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में 5% है, ठीक है। तो अगर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में 5% है तो इसको भी आप बढ़ाकर 50% कर लीजिए, ठीक है। आप अभी भी अपनी किताब जाकर खोल के देख लीजिए, वहाँ पर अगर आपका, अच्छा बता देता हूँ पहले, बैंक करता क्या है कि जब भी किसी को लोन देता है या फिर कोई पैसा निकालता है, तो बैंक इस बात को मेक श्योर करता है कि भले ही बैंक से कितना पैसा आए या जाए, लेकिन बैंक के पास 15% उस कैश, मतलब जो कैश पड़ा है उसका 15% कैश बैंक के पास रहना चाहिए, ठीक है। अब आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर 5% था और पहले 5% था, अब ये बढ़कर 15% हो गया है। तो आप अपनी किताब की इस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। अभी जाइए 5% को काटिए और बगल में लिख दीजिए न्यू 15%, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, पहले 5% रखती थी, लेकिन अब बैंक ये मेक श्योर करती है कि 15% कैश जो मेरे यहाँ डाला गया है ये मेरे पास बचा रहे। यूजिंग द मेजॉरिटी ऑफ लोन्स टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस। अब इसमें होता क्या है कि हाँ, अब इस 15% को बैंक यूज़ कहाँ पर करता है, कोई भी इंडिविजुअल आदमी है या फिर कोई बड़ा बिजनेस वाला आदमी है, उसको लोन देने में इसका क्या करता है, यूज़ करता है आपका बैंक इस 15% कैश को। सपोर्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू लोन्स, और इससे होता क्या है, इससे बैंक उन लोगों की कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसकी हेल्प कर रहा होता है लोन देकर, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी के पास पूरा बेहतरीन आइडिया आ गया, भैया अब तो मैं बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मुझको कैमरा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए जाकर वो बैंक से लोन ले सकता है। यानी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, यानी मैंने बताया था ना आपको सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, तो ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसा ला कर दे दे उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इस एक्टिविटी में बैंक उसकी लोन देकर उसको सपोर्ट कर सकता है। एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर। यहाँ पर मान लो आपका बोरोवर खड़ा है, यानी जिसको पैसे चाहिए, ठीक है, बोरोवर खड़ा है, और इधर आपका डिपॉजिटर खड़ा है। तो डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में इंटरमीडिएट यानी बिचौलिए का काम कौन करता है भैया, इनके बीच में बिचौलिए का काम कर रहा होता है हमारा बैंक, ठीक है। यानी ले करता क्या है, डिपॉजिटर ने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं उसमें से 15% जो पैसे हैं उसको अपने पास बचा कर रखता है, और जो बोरोवर है उसको उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए लोन दे देता है। लेकिन इसमें समझिए इतना बड़ा दाता भी नहीं है ये, क्योंकि ये क्या करता है, जिनको भी ये लोन देता है उनके पास ये क्या करता है, उनके पास ये इनको हाई इंटरेस्ट देता है, ठीक है। उनको हाई इंटरेस्ट पर, हाई रेट्स पर क्या देता है, लोन देता है, और जो डिपॉजिटर है उसको लो इंटरेस्ट पर पैसे वापस करता है, ठीक है। समझाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए हमारे पास एक लड़का है रामू, ठीक है, या फिर रामू पुराना नाम हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक है रॉकी, ठीक है। एक बंदा हमारा रॉकी, नाम से ही लग रहा है भाई बड़े बिजनेसमैन का आदमी है, तो इसने क्या किया है, इसके पास कई सारे पैसे हैं। और हमारे पास एक आदमी है जिसका नाम है शौकी। अब शौकी को लग रखा है शौक यानी झटका, तो झटका लग गया तो बहुत गरीब आदमी हो गया है बेचारा। तो एक हमारे पास है रॉकी, एक हमारे पास है शौकी। अब इन दोनों आदमी के लिए आप देखते हैं क्या, आप ये देखते हैं कि जो रॉकी है इसने मान लीजिए 15 रुपये, ऐसा मतलब होगा नहीं 15 रुपये तो अपने दोस्त को दे देगा वो, लेकिन 15 रुपये मान ले बैंक में जमा करता है, ठीक है, बैंक में जमा करता है। कहता है भैया हम बैंक को जमा कर रहे हैं, और जब हमको मान लीजिए 10-12 साल बाद निकालेंगे तो बैंक इसको मान लीजिए देता है 5% के इंटरेस्ट पर। कहता है भैया आप अगर 1 साल बाद नहीं 1 साल नहीं, हाँ हर साल के लिए देते हैं ना। अगर आपने मैथ पढ़ी है वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बैंक को जब रॉकी ने 15 रुपये दिए तो कहा भाई, बैंक ने कहा रॉकी से भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लिए मैं आपको 15 रुपये तो आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं साथ साथ आपको क्या कर रहा हूँ, 5% की पर एनम इंटरेस्ट पर आपको पैसे वापस करूँगा। यानी हर 1 साल आपको 5% एक्स्ट्रा पैसा आपका बन जाएगा। यानी अगर 2 साल बाद लेंगे 10%, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आपको अगर 1 साल बाद लेंगे तो आपको उसका 5% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 15 रुपये तो आपके मिलेंगे ही, प्लस 5% और मिलेगा। इसको दिया 5% के, उस पर डिपॉजिट लिया। अब जो शौकी बेचारा गरीब है ना, इसको क्या करना है भैया, इसको मान लीजिए इसके भाई ने कहा कि एक काम कर तू पढ़ाना शुरू कर दे, क्योंकि भाई गरीब है लेकिन इसको पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसने कहा पढ़ाना शुरू कर दे, तो बढ़िया ये पूरा कैमरे वैमरे के चक्कर में इसने क्या लिया, इसने लिया लोन बैंक से,
बैंक से जब इसने लोन लिया तो भले ही डिपॉजिटर को 5% इसने बैंक ने कहा देंगे, लेकिन इसके ऊपर 10% का पर एनम रेट लगा दिया कि यानी अगर आपको 1 साल बाद पैसे, मतलब हम आपको पैसे दे रहे हैं और 1 साल बाद आपके 10% हम इस पर बढ़ा के लेंगे। समझ गए मेरी बात आप? मतलब जो बैंक क्या करता है, बैंक इसमें यही खेलता है रेट के ऊपर। यानी जो बैंक है ये जिसको लोन देता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पर देता है लोन, और जो डिपॉजिट लेता है उसको कम इंटरेस्ट पर लेता है। अब इसमें होता क्या है कि इसको जो शौकी है इसको बेचारे को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, लेकिन बैंक रॉकी को कम % पैसा देगा। इसमें बैंक का फ़ायदा क्या निकल के आया भैया, तो आप बड़े खुशी से इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। चलिए पिंक से जोड़ देता हूँ। आप देखते हैं कि 10% के इंटरेस्ट पर इसने शौकी को लोन दिया और 5% के इंटरेस्ट पर इसने रॉकी से लोन लिया। यानी अब ये जो 5% का पैसा बनेगा, ये 5% का पैसा बनेगा, ये किसकी सैलरी में जाएगा? ये जाएगा वो लोग जो कांच की खिड़की में बैठे रहते हैं और कहते हैं जाइए जाइए लंच के बाद आइए उनके जेब में जाएगा 5% पैसा। ठीक है, तो ये कर रहा होता है कुछ हमारा बैंक। यानी बैंक क्या करता है, बैंक हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा होता है, किसके मुकाबले? डिपॉजिटर के मुकाबले। यानी जो शौकी है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसे देगा, रॉकी को कम इंटरेस्ट पर पैसे दे रहा होगा। अर्निंग इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट। आप इन इंटरेस्ट के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 10% से जब 5% को माइनस करेंगे तो जब आपका 5% आएगा ना, वही इनकी क्या है, वही इनकी अर्निंग है, वही इनका पैसा है। समझ गए? इसको भी रिवाइज कर लो भैया इसको। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपकी जो सेवा करने के लिए बैंक तत्पर रहता है ना, वो कैसे तत्पर रहता है? वो कहता है कि जो भी मेरे यहाँ डिपॉजिट करेंगे इनका 15% कैश मैं अपने पास रख लूँगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं लोगों को लोन दूंगा। बैंक कहता है कि मैं लोगों को लोन दूंगा। लोन देने से क्या होगा भैया? लोन देने से सबसे पहले तो इंडिविजुअल और बिजनेस जो है ये ग्रो होगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि क्या करना चाहते हैं, जो कि कहते हैं कि अगर पैसा मिल जाएगा तो बड़ा पैसा छाप लूँगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बना दूंगा, उनको मैं लोन देकर उनकी हेल्प कर सकता हूँ। इससे होगा क्या कि जिन्होंने मेरे लिए डिपॉजिट किया है मेरे बैंक में, और जो मुझसे बोरो मांगने आए हैं, उधारी मांगने आए हैं, इनके बीच में बिचौलिए का काम करूँगा। किस तरीके से? मैं हाई इंटरेस्ट चार्ज करूँगा जिनको मैं लोन दूंगा, लेकिन लो इंटरेस्ट पर ही पैसे ले लूँगा जिससे मैं पैसे लूँगा। ठीक है, यानी जिसको पैसे दूंगा मान लो उसको 10% पर दूंगा, और जिससे पैसे लूँगा उसको मान लो 5% पे ही लूँगा। यानी बेचारे श्यामू को 10% इंटरेस्ट पर दूंगा, और रामू से तो नहीं, शौकी को 10% इंटरेस्ट पर दूंगा, और जो रॉकी है इससे तो 5% पर ही ले लूँगा। इससे होगा क्या कि जब ये बेचारा 10% का देगा और ये 5% का ही इसको मिलेगा, तो बीच में जो 5% का पैसा आएगा वो हमारी क्या होगी, वो हमारी जेब होगी। उससे हम क्या करेंगे, पिकनिक पर लेकर जाएंगे भाई को अपने, बहन को अपने। ठीक है, इज्जत से रह लो तुम लोग अब आइए समझ लेते हैं कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट की 2 डिफरेंट सिचुएशन होती है। एक है आपकी सलीम वर्किंग कैपिटल, और एक आपकी कौन सी भैया, नाम मुझे उसका भूल रहा है भाई, उसका नाम इसमें दिया नहीं है, हो सकता है दिया हो, चलिए मैं देख लेता हूँ। अब इसमें आप देखते हैं कि लोन लेने का जो काम है ये किस तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो आदमी लोन लेता है, ठीक है, मान लीजिए बैंक से ही लोन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई आदमी मान लीजिए बैंक से या फिर कहीं से भी लोन अगर लेता है तो वो उसकी सिचुएशन पर 2 तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती है। एक उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है और एक उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। सबसे पहला देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो कि है सलीम वर्किंग कंडीशन। तो सलीम क्या है भैया? सलीम हमारा जो इसमें दिया नहीं है, मैं बताता हूँ। सलीम आपका क्या है? सलीम आपका एक शू मेकर है, यानी जूते बनाने वाला है। एक बड़ा ट्रेडर ने कहा भैया हमको 3000 जूते चाहिए। ठीक है, 3000 पेयर ऑफ जूते का क्या दिया उन्होंने इनको टेंडर दिया कि मैं तुमको ठेका दे रहा हूँ, इतने मुझको चाहिए। अब इसके लिए किया क्या भैया? सलीम की तो भाई लॉटरी आ गई भैया, तुम बड़ा पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, सलीम ने क्या किया, क्रेडिट किया, यानी सलीम ने लोन लिया टू कवर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी उन 3000 जूतों को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसको कवर करने के लिए इसने क्या किया, सलीम ने भैया ले लिए पैसे। अब इन्हेंसिंग हिज अर्निंग बाय इंश्योरिंग टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इससे हुआ क्या, जब इसने लोन लिया तो इसने और सारे लोगों को मंगाया, और सारे लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉय अपने दुकान पर रखे जो और जल्दी जल्दी जूते बना सकें। और इसने चमड़े भी लिए, उधारी पर इसने चमड़े लिए, जिससे लेता था प्रेम कुमार से, उससे इन्होंने क्या लिया, उधारी पर चमड़े लिए।
अब उधारी पर चमड़े लिए, बाद में जब इसने क्या किया, इस सब करके खूब सारे इसने जूते बनाए, उसको बेचा, दबा के पैसा कमाया, और जब पैसा आया तो इसने बैंक को भी लोन ले दिया वापस, और जो इसका सलीम था, मतलब जो प्रेम कुमार थे जिससे इन्होंने चमड़े लिए थे, उसको ही पैसे वापस कर दिए, जो इसके एम्प्लॉय थे उसको भी ढेर सारे पैसे देकर खुद भी मजे ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो क्रेडिट है उसने क्या किया, उसने एक गुड इम्पैक्ट डाला सलीम के दुकान पर, सलीम के जूते वाले ऊपर। लेकिन आप देखते हैं कहीं कहीं पर अच्छे बाद में दे तो रखा है। आप देखते हैं दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन लोन्स, यानी ये खेती वेती में क्या दिक्कत हो रही है। तो आप देखते हैं कि उसी के नीचे, उसी के जस्ट नीचे आपको सपना का एग्जाम्पल दे रखा है। सपना का वहाँ पर आप देखते हैं कि एक फार्मर है जिसका नाम है सपना। उसके साथ बेचारी के साथ ये होता है कि वो, उसको क्या होता है, मतलब जब वो खेत में अपना खेत बोना शुरू करती है, यानी जब सीज़न आता है उसका खेत बोने का, तब वो अपना खेत बोने के लिए लेती है भैया एग्रीकल्चर इनपुट्स, मतलब उसको जब खेत बोना था तब अपने सामान यानी अपने औजारों को ख़रीदने के लिए, और उसकी जुताई के लिए, उसकी बुआई के लिए, सिंचाई के लिए, इसके सब के लिए जो पैसे लगते हैं उसको उसने क्या किया भैया, क्रेडिट लिया, उसके लिए उधार लिया, उसको भरने के लिए। फुल मेहनत की उसने खेत पर बेचारी ने, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही जो उसका खेत था वो पकने वाला था, यानी उसके खेत पर पैसे उसको मिलने वाले थे, तुरंत ही क्या होता है, तुरंत ही भारी बारिश हो जाती है, उसका जो पूरा क्रॉप है वो फेल हो जाता है, उसका पूरा जो खेती है वो नष्ट हो जाती है। इससे होता क्या है, इससे ये एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, यानी ये फंस जाती है पैसे लेकर। ठीक है, इससे होता क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है भैया, बहुत ज़्यादा इसको दिक्कतें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसको अपना थोड़ा सा खेत भी मेरे ख्याल से बेचना पड़ जाता है। ठीक है, इसको अपना खेत बेचना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भैया पैसे इतने ज़्यादा ले लिए, अब इस पैसे को वापस कर नहीं सकती, लेकिन पैसे तो वापस करने ही है। अब भले तुम्हारी क्रॉप फेल हो गई, लेकिन पैसे तुमको वापस करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर सलीम की दुकान पर क्रेडिट ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, वहीं पर सपना जैसे फार्मर के अंदर क्रेडिट ने निगेटिव इम्पैक्ट डाला है। यानी जहाँ पर सलीम ने दबा के पैसे कमाए क्रेडिट लेकर, वहीं पर सपना जो थी इसको क्या हो गया, इसको डेब्ट ट्रैप में फंस गई, यानी इसको फ़ायदे मिलने के बाद छोड़ो, इसको अपना खुद का खेत और बेचना पड़ गया। यहाँ से आप देखते हैं क्रेडिट इवोल्यूशन के बारे में कि द यूटिलिटी ऑफ क्रेडिट हिंग्स ऑन रिस्क असेसमेंट एंड सपोर्ट मैकेनिज्म इन केसेस ऑफ लॉसेस डिटरमाइनिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल वेलबींग। आप देखते हैं कि जो क्रेडिट है इसका इवेल्यूएशन जब आप करने बैठते हैं तो आप देखते हैं कि जो यूज़फुलनेस है, यूटिलिटी यानी यूज़फुलनेस जो है, यानी जो काम, यूज़फुलनेस जो है किसकी भैया, हमारे क्रेडिट की। तो जो उधारी की यूज़फुलनेस है ये बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं ढिलती डुलती है, मतलब अस्थिर है, बिल्कुल स्थिर नहीं है, बिल्कुल डगमगा रही है। किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बीच में। यानी आप देखते हैं कि ये लॉस भी दे सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट भी दे सकती है। यानी लोग अच्छे से जिएंगे या अच्छे से नहीं जिएंगे, लॉस में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, इसके बीच में लटकी हुई है पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट के बीच की क्रेडिट कंडीशन। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से देख लेते हैं भैया। तो हम इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा दो क्रेडिट सिचुएशन। एक हमने देखा सलीम शू मेकर की, दूसरा हमने देखा सपना की। यहाँ पर देखते हैं कि सलीम जो था उसको मिला 3000 जोड़ी जूतों का टेंडर, और उसने क्या किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया, चमड़े वाले को उधारी पे खूब सारे चमड़े लिए। उसके बाद फिर क्या किया, बैंक से भी लोन लिया। उसके बाद जब इसने खूब सारी मेहनत कर कर जूते को बेच दिया तो एम्प्लॉय को ही पैसे दिए, उसका भी जो पैसा था वापस किया, बैंक का भी, और आपका जो जूते चमड़े वाले था उसका ही पैसा वापस किया, खुद भी कई सारा पैसा कमाया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया किसने, आपके क्रेडिट ने। दूसरा है आपका सासे सलीम के बाद सासे सपना का एग्जाम्पल। आप देखते हैं कि ये एक बहुत छोटी सी किसान है, इसको अपना खेत बोना था, तो इक्विपमेंट के लिए, सिंचाई बुआई जुताई सबके लिए इसने क्या किया, पैसे लिए उधार पर। पूरा खेत इसका बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं इंग्लिश के अंदर हमने चैप्टर लेंचो पढ़ रखा है, तो आप लेंचो के साथ भी यही समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से लेंचो का आप देखते हैं कि पूरा खेत अच्छे से चलता है, बारिश वारिश का तो उसमें वैसा झंझट था नहीं, लेकिन जिस तरीके से आखिरी में दुख होता है लेंचो को जब उसका खेत खराब हो जाता है, वैसा ही दुख हमारी सपना को हुआ जब उसका भी खेत खराब हो गया। लेकिन लेंचो ने तो भगवान से पैसे मांग लिए, लेकिन ये आपकी इकोनॉमी का चैप्टर है तो इसीलिए यहाँ पर ये फंस गई डेब्ट ट्रैप के अंदर। यानी एक ऐसा जाल, यानी जो उधारी का जाल है उसके अंदर फंस गई, और इससे निकलने कि इसको क्या वैल्यू पे करनी पड़ी, इसको अपना खेत बेचना पड़ा।
ठीक है। इससे आप देखते हैं कि जो यूज़फुलनेस है क्रेडिट की, यानी आप जो क्रेडिट है यानी उधारी है, इसका यूज़फुलनेस जो है वो अच्छा है या ख़राब है, इसके बीच में हमेशा ये लटका रहेगा। कोई भी आपका फिक्स नहीं है कि अच्छा ही देगा या ख़राब देगा। इससे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। एक आदमी एक हार्डशिप में भी जा सकता है, यानी एक आदमी बड़ी कष्ट में भी जा सकता है, और एक आदमी बहुत खुशी से भी रह सकता है। यहीं से आपको पता चलता है 2 टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ से आपको पता चलता है। तो आइए पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट एंड कोलेटरल। अब इंटरेस्ट रेट क्या है और कोलेटरल क्या है, तो आप देखते हैं कि जो आप लोन लेते हैं, ठीक है, जब आप कोई किसी या फिर आप किसी जान पहचान के आदमी से लोन लें या फिर आप बैंक से लोन लें, तब आप देखते हैं कि एक ही चीज़ पर रिलाई करता है कि आप उसको कितना इंटरेस्ट पे लेते हैं। इंटरेस्ट यानी सिंपल ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्याज की बात कर रहा हूँ। ये आपका ब्याज पर लाई करता है, यानी आप देखते हैं कितने परसेंट का ब्याज आप दे रहे हैं, 5% का, 10% का। अब मैथ का चैप्टर होता तो मैं आपको अच्छे से बताता, सिंपल वे वो सब, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट आपका एक इस तरीके से है कि अगर आपने 10 रुपये दिए तो उस पर आप, अगर मान लीजिए मैंने कुछ का इंटरेस्ट लगा दिया, तो आपको बाद में 12 रुपये देने पड़ेंगे, 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपने कितनी देर उसकी उधारी पकड़ी रही, उसके बदले में आपको पैसा देना पड़ता है, उसी को आप इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको उधारी दी और मैंने कहा भाई इतना देर तक तूने मेरा पैसा फंसाया है, तो 2 साल तक अगर तू रखता है तो अगली बार मुझको 2 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, यानी ना 10 रुपये, मुझको 12 रुपये देना। तो इस तरीके से जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले उसको आप इंटरेस्ट रेट कहते हैं। कोलेटरल क्या है, बाद में क्या हुआ, ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया ये उधारी वाला सिस्टम। इन्होंने कहा कि भैया अगर हम आपको उधारी दे रहे हैं तो आपको हमारे पास कोलेटरल रखना पड़ेगा। कोलेटरल यानी बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको कोलेटरल का मतलब, जब तक मैं आपको इसकी हिंदी नहीं बता दूंगा। तो इसकी हिंदी है भैया गिरवी, जो सामान आप गिरवी रख कर आते हैं उसी को कोलेटरल कहते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपकी जो मतलब कोलेटरल आप देते क्यों हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आप मतलब आपने कोई पैसा निकाला है वहाँ से, या ठीक है, हाँ, इससे होगा क्या कि आपने मान लीजिए लोन ले रहे हैं आप, तो आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपके पास जो पैसा वहाँ पर है उसको क्या कर लेंगे, इसको बैंक वाले या जिसको भी आप देंगे वो उसको एज अ कोलेटरल रख लेते हैं। ठीक है, आपके गहने रख सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, आपका गाड़ी रख सकते हैं, आपका घर रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है या आपके पैसे हैं उसको क्या कर लेते हैं, ये रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, इससे होता क्या है, कहते हैं भैया अगर आपने क्या किया, कोई गलती की, यानी आपने जितना वादा किया है उससे कम, मतलब उससे ज़्यादा समय लगाया अपना उधारी देने में, तब आपका क्या कहलाएगा भैया, तब ये आपका जो पैसा है इसको रख लिया जाएगा, आपकी इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया जाएगा। इसको कोलेटरल कहा जाता है। यहाँ पर आती है एक और बात टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। ठीक है, तो द टर्म ऑफ क्रेडिट इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड रिपेमेंट मेथड विच वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेंडर एंड बोरोवर। आप देखते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, यानी जब आपको उधारी लेना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कोई कागज़ बनवाना, कहते नहीं है कि आपको आधार कार्ड लाना है, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लानी है, आपको आपके इस 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है, यानी आपको कहा ब्याज आपसे लिया जा सकता है, आपसे कोलेटरल रखवाया जा सकता है, यानी आपसे कुछ सामान गिरवी रखा जा सकता है, आपसे कई सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कई सारे डॉक्यूमेंट चाहे मांग रहा होगा बैंक आपसे। ठीक है, और आपसे क्या कहा होगा, आपसे पैसे को वापस लेने के लिए भी कई तरीके आ रहे होंगे, यानी रीपेमेंट मेथड आ रहे होंगे कई सारे। आपसे आपका कोलेटरल रखने की बात हो रही होगी, आपसे पैसा वैसे ही मांग सकते हैं, तो कई सारे रीपेमेंट मेथड से मिलकर बनता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये होता क्या है, ये वेरी करता है, यानी इसमें से क्या क्या लगेगा ये वेरी करता है कि आपने जिससे उधार लिया है, लेंड लिया है, यानी लेंडर आपका, और जिसने उधार लिया यानी बोरोवर, तो ये दोनों कौन हैं, इसके साथ साथ ये वेरी करता है। जैसे अगर आपने उधार लिया है बैंक से, तब वो आपसे मांगेगा इंटरेस्ट, आपसे कोलेटरल भी मांग सकता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे मांग सकता है। रीपेमेंट मेथड जो है आपका, वो जो बैंक है वो अलग से नहीं मांगेगा, वो कहेगा भैया अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा कोलेटरल रख लूँगा। इसके अलावा आपको बहुत परेशान नहीं करता है बैंक। लेकिन मान लीजिए आप लेंडर आपका जो है वो आपके गाँव का बहुत बड़ा सेठ है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपसे इंटरेस्ट रेट तो लेगा ही, कोलेटरल भी आपका हड़प सकता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगता है आपका गांव वाला, क्यों? क्योंकि उसको पता है आप कौन हैं। लेकिन उसका रीपेमेंट मेथड अलग अलग हो सकता है, यानी आपको मार पीट सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है, आपके पैसे वापस लेने में आपको जलील कर सकता है, गाली दे सकता है, डांट सकता है। ठीक है, तो आपने उधार किसने लिया है या उधार किससे लिया है, इस पर वरी करता है, यानी इस पर अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो लगेगी एक उधारी मांगने के लिए। वेरिएशन इन क्रेडिट टर्म, यानी टर्म ऑफ क्रेडिट में वेरिएशन जो है वो क्या चीज़ है? तो क्रेडिट टर्म्स डिफर अक्रॉस क्रेडिट अरेंजमेंट इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर लाइक लेंडर पॉलिसी, बोरोवर कैरेक्टरिस्टिक। यानी आप देखते हैं कि जो किसी को भी अगर उधार लेना है तो उसमें जो जो चीज़ें लगती हैं वो वेरी करती हैं, यानी वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उधार लिया किससे है, लेंडर पॉलिसी, यानी आपने जिससे उधार लिया उसकी पॉलिसी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, और जो उधार ले रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी उसका स्वभाव कैसा है। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपको फिर से बताया कि लेंडर पॉलिसी यानी अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो आपसे बहुत आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, बस आपका कोलेटरल रख लेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेगा। वहीं पर अगर आप आपके गांव के सेठ से रह रहे हैं तो आपको चोट पहुंचा सकता है, जलील कर सकता है, गाली दे सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा आपसे। तो आप जिससे उधार ले रहे हैं उसका जो सिद्धांत है या बैंक की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से वेरी करता है आपका टर्म ऑफ क्रेडिट। साथ ही साथ बोरोवर कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कुछ चीज़, यानी आपका बोरोवर, जैसे मान लीजिए आगे हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, यानी अगर आप कोई बेहतरीन ग्रुप के साथ जाते हैं तब आपसे प्रायः बैंक जो है कोलेटरल नहीं मांगता है, क्योंकि जानता है ग्रुप वाले हैं ये पैसा दे देंगे किसी तरीके से। ठीक है, या फिर आप कोई बड़े बिजनेसमैन जाते हैं तब आपसे वो कोलेटरल नहीं मांगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो आदमी जा रहा है उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, वो बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि उसका किस तरीके से कैरेक्टर है, उसके आधार पर भी अलग अलग रहता है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़े इसके बारे में हम लोग फिर से जान लेते हैं। तो आपको कह रहा है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट 4 आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका इंटरेस्ट रेट, यानी आपसे कम मांग सकता है, ज़्यादा मांग सकता है। इंटरेस्ट रेट यानी आपका ब्याज कितना मांगेगा। कोलेटरल यानी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पैसा रखती है उसके बारे में, उसको क्या कहते हैं, कोलेटरल कहते हैं, यानी आपका जो सामान आप गिरवी रख के आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है भैया, तो अगर आपका गांव वाला है तो आपको पहचानता है, लेकिन बैंक आपको प्रायः नहीं पहचान रहे होते तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, आपका पहचान मांग सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं द मूड ऑफ रिपेमेंट, यानी बैंक और आपके गांव के सेठ सबका पैसा वापस वसूलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, ये बात हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको टर्म्स ऑफ क्रेडिट को समझो। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है भैया, तो इंटरेस्ट रेट और कोलेटरल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि आप देखते हैं कि अगर आप कहीं से लोन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं तब आपसे आपका कोलेटरल मांग सकता है, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मांग सकता है, आपका डिपॉजिट मांग सकता है, जो कि अगर आपने पैसा सही समय पर वापस नहीं किया तो आपसे ले लेगा, चाहे बैंक हो चाहे आपका सेठ हो। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है, यानी आपको क्या क्या चाहिए ये डिफर करता है, यानी आपसे इंटरेस्ट रेट मांग सकते हैं, आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, और आपका रीपेमेंट मेथड यानी आपसे पैसे वसूलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आदमी के हिसाब से, यानी लेंडर कौन है और बोरोवर कौन है इसके आधार पर अलग अलग तरीके होते हैं, इनमें क्या क्या मांगा जाएगा। वेरिएशन वही बात है भैया, वेरिएशन का मतलब वही है कि क्रेडिट अरेंजमेंट जो आप करते हैं यानी जो पैसे मांगते हैं, लेंडर की पॉलिसी क्या है, यानी बैंक है या आदमी है, इसके आधार पर, बैंक में भी आदमी ही है लेकिन बैंक की पॉलिसी है या कोई आदमी है, सेठ है, तो उसके हिसाब से आपका अलग अलग होता है पैसा, किस तरीके से मांगने का तरीका है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग होते हैं। बोरो कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, यानी किसी ग्रुप के रूप में जा रहे हैं या आप किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जा रहे हैं तो इस तरीके से भी आपका जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो बदल सकता है, यानी वेरी कर सकता है, वेरिएशन आपको देखने को मिल सकती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है भैया, इंटरेस्ट रेट आता है, कोलेटरल आता है, डॉक्यूमेंट आता है और मूड ऑफ रिपेमेंट आते हैं, यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं। अब जान लेते हैं सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, यानी सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया यानी हमारे भारत के अंदर लोग जो उधार लेते हैं वो लेते किससे हैं। ठीक है, उधार लेने का जो तरीका है यानी किस आदमी से उधार ले रहे हैं इसके बारे में हम आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ग्राफ दे रखा है, आइए सबसे पहले इसी से डील कर लेते हैं भैया। तो ये आपको दिखा रखा है भारत के अंदर कि आप देखते हैं कि भारत के अंदर 1% जो उधारी है वो लैंडलॉर्ड से ली जाती है, यानी आपके ज़मीन के मालिक से ली जाती है। 25% जो उधारी है वो आपके बैंक से ली जाती है। मनी लेंडर कौन है भैया, जो आपको पैसे देने के लिए बैठा रहता है, यानी सेठ इत्यादि जो होते हैं ना, उसको 30% जो उधारी है वो उससे ली जाती है। 3% उधारी ट्रेडर से ली जाती है।
ठीक है। 7% उधारी आदमी अपने रिलेटिव या दोस्त से ले लेता है और 27% सोसाइटी जो उधारी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है, यानी कुछ ऐसी सोसाइटी जो कि आपकी हेल्प के लिए बैठी रहती हैं। आगे इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि ये है आपका सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, यानी हमारे भारत के अंदर जो लोग उधारी लेते हैं वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है लोन सोर्सेज की, यानी लोन कम्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। हाँ ठीक है, आप देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। आइए आपको खूब प्यार से बता देते हैं इसके बारे में। तो हम लोग भाइयों पढ़ रहे हैं सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बारे में, ठीक है। सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बारे में हम देखते हैं कि सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है, यानी सेक्टर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, यानी आखिर कहना क्या चाहता है ये। तो ये कहना चाहता है भैया कि आप जो उधारी ले रहे हैं वो आप कहाँ से ले रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग सेक्टर ऑफ क्रेडिट को अलग अलग बांटते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है आपका फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, यानी आप जो उधारी ले रहे हैं वो किसी फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, या फिर हो सकता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, यानी आप जो उधारी ले रहे हैं वो किसी इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, यानी किसी इनफॉर्मल चीज़ से ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, इसके बारे में आपको इसी ग्राफ में बता देता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मल ऐसा है जैसे आपका ये जो लैंडलॉर्ड है ये आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा, मनी लेंडर आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा, ट्रेडर आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा, रिलेटिव इनफॉर्मल सेक्टर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका फॉर्मल सेक्टर है, और कमर्शियल बैंक आपका जो है फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। यानी आप देखते हैं कि लगभग आधा जो वो है उधारी है वो फॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है, आधा इनफॉर्मल से लिया जा रहा है। यानी फॉर्मल क्या है भैया, जहाँ पर आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, आपका इंटरेस्ट देंगे, समझ रहे हैं ना, पूरा मतलब मेन आपका डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, जहाँ पर फुल फॉर्मल तरीके से आपका उधारी लिया या दिया जाता है, वहाँ पर क्या है भैया उस सेक्टर का फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। जैसे आपके बैंक हो गए, जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। इनफॉर्मल सेक्टर यानी ऐसा सेक्टर जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा, यानी आपके स्वभाव पर बात चल रही है, यानी आपका जो मनी लेंडर हो गया या फिर आपके दोस्त हो गए या आपको पहचानते ही, आप कहेंगे थोड़ी उधार अपना आधार कार्ड ला के देता मैं तुझको उधारी दूंगा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो आपसे कोलेटरल आपका रख सकते हैं अपने पास, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे पैसा लेने के लिए। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये क्या कर सकते हैं, आपको जलील कर सकते हैं, आपको मार पीट सकते हैं पैसा वापस उधारी वापस लेने के लिए। ये आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मल सेक्टर के बारे में। तो आप देखते हैं कि ऐसा लोन जो कि अच्छा ये ऐसा लोन है जो कि कहाँ से आता है, फॉर्मल सेक्टर से आता है। फॉर्मल सेक्टर क्या है, बैंक हो गई आपकी, कॉरपोरेटिव सेक्टर हो गया, यानी बैंक और कोऑपरेटिव यानी ऐसे सोसाइटी जहाँ पर लोग यही काम है उनका कि वो उधारी लेते हैं उधारी देते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके से और अच्छा ही भी करते हैं, ठीक है। मतलब हुआ क्या था कि जो ऐसे लोग हैं कि जो आपके लैंडलॉर्ड हैं, ये सब मैंने आपको बताया ना, जलील करते हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने लगे, यानी लोग कोऑपरेटिव तरीके से फॉर्मल तरीके से लोन लेने लगे। वो मारते पीटते नहीं हैं, आपका कोलेटरल रख लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने सही समय पर वापस कर दिया तो आपको बड़ी इज्जत से लोन ले भी लेंगे, दे भी देंगे, ठीक है। इस सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है, बाकी बैंक आप जानते ही हैं। तो जो आपका लोन का सोर्स है वो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है आपका फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक कोऑपरेटिव, दूसरा हो सकता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर यानी आपका यही आपका लैंडलॉर्ड, आपके रिश्तेदार इत्यादि। क्या कौन हो सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, यानी मनी लेंडर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, या फिर आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ये सब आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा। रेगुलेशन की यानी सरकार इसके लिए क्या कहती है, तो RBI ओवरसीज फॉर्मल लेंडर्स इंश्योरिंग कंप्लायंस वाइल इनफॉर्मल ऑपरेट विदाउट सुपरविजन। आप देखते हैं कि इसमें अच्छी बात क्या है भैया कि जो आपका RBI है यानी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये नज़र रखता है फॉर्मल लेंडर्स के ऊपर, यानी आपके बैंक के ऊपर और कोऑपरेटिव के ऊपर, कि कहीं आपको ये परेशान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको मारपीट तो नहीं रहे हैं आपको उधारी वापस लेने के लिए, ठीक है, कोई गलत मीन्स ऑफ तरीका, मतलब कोई गलत तरीका नहीं यूज़ कर रहे हैं आपसे पैसे वापस लेने के लिए, इसको ध्यान में रखता है RBI। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पर भैया कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई सुपरविज़न इसका नहीं है, यानी विदाउट अ सुपरविज़न आपसे पैसा वापस लिया जाता है, इसको आप इनफॉर्मल सेक्टर देखते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो आप देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत हाई इंटरेस्ट पर रेट लिया जाता है, लेकिन भैया गरीब आदमी क्या है, उसके पास उतने डॉक्यूमेंट है ही नहीं कि वो बैंक से ले, है ना, और ऊपर से वो बैंक को उतना अच्छे से जानता भी नहीं है, समझ रहे ना। बैंक का कांच वाला दरवाज़ा खोलते समय जहाँ पर गरीब को दिक्कत होती है, आप देखते भी हैं कि बैंक में जब कोई गरीब आदमी जाता है तो उसको थोड़ा वो ऐसा लगता है ना,
तो इसीलिए बैंक जो है वो भले ही हाई इंटरेस्ट ले रहा है आपका गांव वाला, लेकिन जो लोग हैं किसान हैं, मतलब खासकर किसान जो हैं आपके, वो उसी आदमी से लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल लोन्स हैं उसमें हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है और लिटिल बेनिफिट टू बोरोवर, और जो उधारी ले रहा है बोरोवर है उसको बहुत कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, फॉर्मल सोर्स के अंदर हमने क्या जाना कि जो लोन सोर्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, यानी आपका फॉर्मल सेक्टर हो सकता है यानी जैसे बैंक, कोऑपरेटिव, और इनफॉर्मल सेक्टर हो सकता है जैसे मनी लेंडर और ट्रेडर और रिलेटिव। रेगुलेशन की बात करें तो आरबीआई जो है ये फॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखता है, कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इस तरीके का कोई सुपरविजन नहीं होता, आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इनफॉर्मल लोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बोरोवर है इनको भी बहुत कम फायदा होता है इसके चलते। अब फॉर्मल क्रेडिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तो आप देखते हैं इंक्रीजिंग फॉर्मल लेंडिंग स्पेशली इन रूरल एरिया कैन रिड्यूस रिलायंस एंड ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। इसमें ऐसा होना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम लोग गांव के अंदर फॉर्मल सेक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे होगा क्या कि जो लोग किसान इत्यादि हैं जो कि बेचारे बहुत परेशान हैं ना, अपना उधारी वापस लेने के लिए बहुत सताए जा रहे हैं, इस तरीके के जो किसान लोग हैं उनको कम दिक्कतें होंगी। तो जो किसान लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, वो फॉर्मल सेक्टर से अपना उधार ले रहे होंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एफर्ट्स आर नीडेड टू इंश्योर फेयर एक्सेस टू फॉर्मल लोन्स करंटली स्क्यूड टुवर्ड्स रिच हाउस होल्ड। आप देखते हैं कि ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फॉर्मल लोन्स हैं, जो गरीब आदमी है वो भी इक्विटेबली फॉर्मल लोन्स एक्सेस कर पा रहा है, यानी गरीब आदमी को भी बैंक से पूरा इज्जत मिल रहा है, पूरी डिग्निटी मिल रही है, उसका गौरव उसके पास है। तो जो गरीब आदमी है उसको भी उतनी इज्जत से लोन्स मिल रहा है जितना बड़े आदमी को मिले। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज के समय पर वो जो इज्जत है लोन्स की फॉर्मल शेयर्स में वो आदमी की ओर ढकेलती चली जा रही है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हमें फॉर्मल सेक्टर में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मल सेक्टर है यहाँ से गरीब को भी उतनी इज्जत मिले जितना अमीर को मिलता है। क्लास आपकी बढ़ गई यार, मैंने रिवाइज़ करा दिया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको फिर से रिवाइज कर लो भाई। तो नीड फॉर फॉर्मल क्रेडिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तो आप देखते हैं कि फॉर्मल क्रेडिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर गांव के अंदर स्पेशली फॉर्मल सोर्स ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ बहुत सताए जा रहे हैं उसके ऊपर कम रिलाई करेंगे। इससे होगा क्या कि ऐसे लोग, इसको ऐसा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि जो गरीब आदमी है उसको ये फॉर्मल लोन से बराबर तरीके से लोन मिल रहा है जितना अमीर आदमी को मिले, यानी अमीर और गरीब के बीच में कोई भेद न रह जाए फॉर्मल सोर्स के मामले में। इस चीज़ को बचाने के लिए, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में जो कष्ट हो रहे थे गरीबों को, इसको बचाने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, पुअर हाउस होल्ड ऑफन रिजॉर्ट टू फॉर्मल इंश्योरेंस टू क्रेडिट ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू बैंक और डिफिकल्ट टू बैंकिंग लोन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो दो कारणों से इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, भले ही उनको बहुत कष्ट पहुंचता है, भले ही उनको बहुत नुकसान होता है, लेकिन गरीब आदमी आप देखते हैं अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है केवल दो कारणों से कि पहली बात तो उसके क्षेत्र में उतना बैंक ही नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है उसके पास बैंक के लिए, और अगर ऐसा हैवी बैंक भी है तो आप देखते हैं कि वो उन बैंक के डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाता, यानी उसके पास इतना, मतलब वो खुद ही गरीब है, उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि वो लोन पर अपना कोलेट्रल दे सके, तो कोलेट्रल देने के लिए उसके पास नहीं है, और अगर है भी तो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। भाई बहुत पुराने बूढ़े लोग तो देख रहे हैं इस समय पर किसानी कर रहे हैं, तो उनके पास उतना अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन के कारण और कोलेट्रल के कारण आप देखते हैं कि बहुत डिफ़िकल्टी होती है गांव के अंदर फॉर्मल सोर्स से पैसा लेने के लिए। इसी का फ़ायदा उठाते हैं मनी लेंडर का बात यह है कि मनी लेंडर ऑफर लोन विदाउट कोलेट्रल। अब जो मनी लेंडर हैं वो कहते हैं भैया आपको वहाँ पर कोलेट्रल देना पड़ेगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा बिना कोलेट्रल के, ठीक है, लेकिन इसके बदले में करते क्या है, ये हाई रेट इंटरेस्ट देते हैं गरीबों को, मतलब गरीबों को बहुत हाई इंटरेस्ट पर देते हैं उधारी। इससे होता क्या है कि पहले बात तो पैसा वापस नहीं कर पाते और उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता है। एक और कारण आप इसमें जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर जो बोरोवर है, यानी जो किसान है या फिर जो उधारी लेने वाला गरीब है, वो क्या करता है, वो अपने मनी लेंडर को बहुत पर्सनली जानता है, तो इसीलिए मनी लेंडर उससे डॉक्यूमेंट इत्यादि भी नहीं मांगता, और जो गरीब आदमी है उसको भी बहुत आसानी होती है उसके पास जाकर उधारी लेने में। इसी का निवारण लेकर आता है एक ऐसा ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है भैया, ये आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल बैंकिंग का काम करता है, यानी एक गांव के बैंक की तरह काम कर रहा होता है।
इसमें होता क्या है कि पुअर सेविंग एंड ऑफर स्मॉल लोन्स टू मेंबर एट लोअर रेट्स। इसमें होता क्या है कि लोग सेव कर रहे होते हैं पैसों को और जब वो अपने पैसों को सेव कर लेते हैं तो उसी से क्या करते हैं, ये मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इसके अंदर ज़्यादातर क्या रहती हैं, महिलाएं रहती हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो महिलाएं हैं ये जो छोटे छोटे लोन्स हैं, मतलब पहले तो अपनी बचत को लाकर इकट्ठा करती हैं और उसके बाद जो किसी को भी पैसे चाहिए लोन्स पर तो बहुत कम रेट पर क्या करती हैं, उनको लोन दे देती हैं। और इससे होता क्या है कि जो वुमेन है वो ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। और इससे होता क्या है, दो चीज़ और बता दूं तो मान लीजिए जब महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो इनको घर पर जो प्रॉब्लम है, यानी पति उनको मान लीजिए मार पीट रहा है या कोई दिक्कत है, शराब पी कर आ रहा है, तो इस तरीके की अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसको भी डील करती हैं, यानी पर्सनल दिक्कतों को भी डील कर लेती हैं औरतें अपने साथ में बैठकर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। और दूसरा आप देखते हैं कि बैंक की भी चूंकि इन ग्रुप से बातचीत रहती है, यानी बैंक को भी पता है कि ये ग्रुप है तो इसके अंदर लोगों के पास पैसा रहेगा ही रहेगा, यानी बैंक भी इससे कोलेटरल नहीं मांगता, इज्जत से बातचीत करता है। ठीक है, इसमें आपने ये भी देख लिया कि ये सब सोशल इशू जो हैं, यानी पारिवारिक जो इशू हैं उसको भी देख लेती हैं। और बैंक को भी क्या रहता है, बैंक को भी पूरा ये बैंक भी निश्चिंत रहता है कि हाँ भैया ये तो ग्रुप है तो इसके पास पैसा होगा ही, तो बैंक भी इनको बहुत परेशान नहीं करता और कोलेटरल इत्यादि मांग कर दिक्कतें नहीं खड़ी करता। ये था आपकी पूरे चैप्टर की कहानी। अब दो स्लाइड में आइए, आपकी क्लास को समरी दे देता हूँ, आपकी 1 घंटे के अंदर आपकी क्लास खत्म होगी। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड देयर कनेक्शन टू दी बैंकिंग सिस्टम, यानी सबसे पहले हमने पैसे आने से पहले क्या था, फिर पैसा आया कैसे, पैसा किस तरीके से आया, इन सारी चीज़ों को जाना और बाद में हमने बैंक से इसका जो रिलेशन है इसको जाना। उसके बाद फिर अब आइडेंटिफाई 2 कीज ऑफ डिपॉजिट हु सेव मनी इन बैंक और हु टेक लोन। अब इससे हमने क्या किया, हमने पैसों के बारे में जाना, फिर बैंक के बारे में जाना कि बैंक आपकी सेवा करता है भैया, कि आपका जो एक्स्ट्रा कैसे उसको बचा कर। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, पैसा बैंक कैसे कमाता है इसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पैसे आदमी 2 तरीके से बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी उसमें एक डिपॉजिटर के रूप में या तो जुड़ा हुआ है, यानी वो क्या करता है भैया, पैसे जो उसके एक्सेस बचे हुए हैं उसको उसी में डाल देता है बैंक में, और या तो बोरोवर के रूप में जुड़ा है, यानी लोन लेता है बैंक से। हाईलाइटेड द नेसेसिटी ऑफ लोन और क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, नोटिंग बोथ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक फॉर बोरोवर्स। आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो लोन्स या क्रेडिट लेते हैं हम लोग बैंक से, उसके बारे में जाना कि बैंक आपको आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प करने के लिए लोन्स देता है, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसके बारे में हमने एग्जांपल से जाना, किसके भैया, सलीम के, और सपना के एग्जांपल से आदमी डेब्ट ट्रैप में चला जाता है उसके बारे में हमने जाना। और हमने कई सारे सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में भी बातचीत करी, जैसे फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट, इसके कुछ एग्जांपल्स भी जाने, यानी कौन होते हैं फॉर्मल क्रेडिट के अंदर, कौन होते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट के अंदर। इसके बाद हमने कोडेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन दी पोटेंशियल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल क्रेडिट टू दी पुअर फॉर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ये आपकी अभी तक स्लाइड के अंदर नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ आपको दे दिया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। आज देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला गया था। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आप देखते हैं कि लाखों में लोग जुड़े थे और लाखों में लोग वहाँ से बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन पाकर, गरीब लोग कम इंटरेस्ट पर लोन पाकर अपनी दुकान खड़ी की, या फिर अपना जो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी था, अपना जो सपना था उसको पूरा किया, उसको शुरुआत किया था उन्हीं मोहम्मद यूनुस ने। तो उन्होंने कोटेशन दी थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि पोटेंशियल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबल क्रेडिट टू द पुअर फॉर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यानी अगर हम लोग लोगों को कम रेट पर लोन दे सकते हैं तब आप देखेंगे कि मतलब अगर आप किसी गरीब आदमी को कम रेट पर लोन देकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो उस आदमी के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अपने जो उसका सपना है उसको पूरा करने के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए। नोटेड द डिस्पैरिटी इन क्रेडिट एक्सेस, ठीक है, जो क्रेडिट पाने में जो दिक्कतें हैं उसके बारे में जाना। क्या जाना कि वेल्दियर हाउस होल्ड टेंड टू रिसीव लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज वाइल द पुअर रिलाई ऑन इनफॉर्मल लेंडर्स। हम देखते हैं कि जो अमीर आदमी है वो प्रायः अपने लोन्स को फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, और जो गरीब आदमी है वो बेचारा चूँकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनफॉर्मल लेंडर को आराम से जानता है, उसके क्षेत्र में उतना बैंक नहीं है, इसलिए वो इनफॉर्मल यानी किसी सेठ से या मनी लेंडर से पैसे ले लेता है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हाई इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर चार्ज करता है और
मारता पीटता भी है, जलील भी करता है अपना पैसा वापस लेने के लिए। एम्फेसाइज द नीड फॉर इंक्रीज टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट टू लेसन रिलायंस ऑन कॉस्टली फॉर्मल क्रेडिट। हमने जाना कि भले ही गरीब आदमी पुअर इनफॉर्मल लेंडर से पैसे लेता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो उससे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है, पैसे उसको देता है और बहुत परेशान भी करता है। इसीलिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि हमको क्या करना चाहिए, टोटली अपने देश को फॉर्मल सेक्टर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। यानी हमको ये तय करना होगा कि हमारा जो भारत है वो पूरा भारत फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा हो। Advocated for a greater share of formal loans to be allocated to poorer individual by banks एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ वाइटल स्टेप फॉर डेवलपमेंट। आप देखते हैं कि अगर हमारे भारत देश के अंदर जो पुअर इंडिविजुअल हैं, यानी जो गरीब किसान हैं, गरीब आदमी हैं, अगर वो फॉर्मल लोन्स फॉर्मल सेक्टर से पैसे लेने लगी, चाहे वो बैंक्स हो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तब हमारा जो देश है वो डेवलप कर रहा होगा, तब हमारा देश आगे बढ़ रहा होगा। इसी अच्छी बात को जानने के साथ साथ हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक यहाँ पर बचे रहने के लिए मतलब ख़त्म नहीं हो गए थे यार अभी तक आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि आपकी थैंक यू बस लाइन बची है, सर लिख देता हूँ, ठीक है। तुमने आज मुझको कहा, ठीक है तुम मुझको थैंक यू बोल रहे हैं, तुम्हारी तरफ से मेरे लिए थैंक यू वेरी मच ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पुट करिए, ज़रूर उसका आंसर दूंगा। बाकी इसका क्विक रिवीजन भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। सोशल साइंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ चले हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। 1 घंटे की क्लास आपकी पूरी होने वाली है। मैंने आपसे कहा था कि आधे घंटे के अंदर पूरी होगी, लेकिन कोई बात नहीं भैया, हमने फुल रिवीजन किया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, और एनसीईआरटी की मैं आपको बताऊं भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ने में जान निकल जाती है, क्योंकि दिमाग ख़राब कर देता है। यही जो एग्जांपल मैंने आपको साहिल का और सपना का बताया ना, इसी को इतना घुमा फिरा कर दे रखा है एनसीईआरटी में कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको भी एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है और अगर एपीपीटी अच्छी लग रही है तो आप और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आपकी सोशल साइंस ख़त्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है ही, ठीक है। और आपको डिटेल में यहाँ पर पता चल गया है, अब आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं। अब अगर आपको सारी चीज़ें याद करनी है तो इसका क्विक रिवीजन वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ आपको क्विक रिवीजन वाली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।